हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 यहाँ पर चल रहा है तो उसी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ओके, तो हमारे आसपास के पदार्थों में पदार्थ की बात हुई थी, उसकी अवस्थाओं की बात हुई थी। अवस्थाओं में अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग गुण आप लोगों ने देखे थे। साथ ही बहुत सारी चीजें यहाँ पर कई प्रक्रियाएं आपने देखी थी। मेल्टिंग की बात की थी आपने, फ्रीजिंग की बात की थी, इसके अलावा बॉइलिंग की बात हुई थी। यहाँ पर इनके हमने टेम्परेचर भी नोट किए, जिसको कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपका कहा जाता है। इवेपोरेशन की बात आपने यहाँ पर की। तो पूरा चैप्टर अच्छे से अध्ययन करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे थे, जिसमें कि कई क्वेश्चंस आप लोग पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में यही क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, लास्ट सेशन में कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, इन सभी पर आप लोगों ने टिप्पणी की थी, जिसमें दृढ़ता हो गया, इसके अलावा संपीड्यता हो गया, फ्लूइडिटी यानी कि तरलता क्या होती है, फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर यानी किसी बर्तन को गैस से भरना, आकार की बात हुई थी, साथ ही काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, घनत्व की बात हम लोगों ने यहाँ पर की थी। ठीक है, क्वेश्चन था गिव रीजन, यानी कि आपको कारण बताने थे, और किसके लिए कारण बताने थे। पहला है अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, कोई गैस किसी बर्तन को पूर्ण रूप से भर देती है और ऐसा क्यों होता है, उसके लिए आपको कारण बताना था। इसके अलावा ये इसका आंसर आपने देखा था कि गैस के कणों की चूंकि गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, रेंडमनेस उनमें ज्यादा है, तो वो इधर उधर आसानी से जा रहे हैं। अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कम है गैस के कणों के बीच में, इस वजह से वो क्या करते हैं, टकराते रहते हैं या वेसल को पूर्ण रूप से भर देते हैं। ठीक है, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर की वॉल्स है यानी बर्तन की जो दीवारें हैं उन पर गैस क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है या प्रेशर लगाती है, दाब लगाती है, दबाव लगाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, आकर्षण बल वहां पर कम है, इस वजह से वो क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है गैस की दीवारों पर। ओके, बर्तन की दीवारों पर। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, किसी लकड़ी की मेज को ठोस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसका आकार आयतन निश्चित है, उसमें जो अंतर आणविक स्थान है वो बहुत कम है, अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक है, संपीडिता नगण्य है, तरल नहीं है, दृढ़ है वहीं पर। तो ये सारे गुण ठोसों में होते हैं, इसलिए आपकी लकड़ी की मेज जो है वो भी एक ठोस है। ओके, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। ओके, हवा में हम इजीली हैंड को मूव कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमें लकड़ी के ब्लॉक पे या कोई गुटका है लकड़ी का, उस पर अगर हमें हाथ मारना है तो उसके लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा के जो कण है वो बहुत दूर दूर है, आकर्षण बल बहुत कमजोर है, तो इजीली हम हैंड का मूवमेंट कर पा रहे हैं हवा में। वहीं पर लकड़ी चूंकि ठोस है और ठोस में अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, और साथ ही आपके जो कण होंगे वो बहुत पास पास होंगे, तो आकर्षण बल चूंकि ज्यादा है तो आपको बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको एक कराटे एक्सपर्ट की आवश्यकता है वहां पर। ओके, ठोस पदार्थ की अपेक्षा जो द्रवों का घनत्व है वो कम है, लेकिन आपने बर्फ को पानी में तैरते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि पानी से ही बर्फ बना है, पदार्थ आपका सेम है, तो पानी से बर्फ जब बनती है तो बर्फ में आपकी कुछ खाली संरचनाएं रह जाती है, जिनको आप केस लाइक स्ट्रक्चर है वैसा बनता है, इस वजह से वो फ्लोट करने लगता है यानी तैरने लगता है पानी के ऊपर। ओके, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी था, जहां पर आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं, यानी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की। तो क्या कहा जा रहा है, फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के लिए, वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तापमान स्थिर क्यों हो रहा है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, यानी जब भी अवस्था में परिवर्तन होगा तब आपका तापमान स्थिर क्यों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे फिर आंसर देखिए।
चलिए इसको इस प्रकार समझते हैं। आपने एक बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर में आपने डाल दी बर्फ, आइस क्यूब्स डाल दिया आपने सपोज, ओके। आपने एक बीकर में आइस क्यूब्स ले लिए, यानी बर्फ के कुछ टुकड़े ले लिए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको ऊष्मा दे रहे हैं। सपोज आपने ये बर्नर के ऊपर रख दिया है बीकर। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आप देखते हैं कि बर्फ के तापमान में परिवर्तन आना शुरू होगा, ठीक है। इसके लिए आपने यहाँ पर एक थर्मामीटर भी लगाया है, ओके। ये आपका सपोज थर्मामीटर है, ओके। सपोज आपका बर्फ का जो टेम्परेचर था वो -6 डिग्री सेल्सियस था पहले, ठीक है। जैसे जैसे आपने हीट दी, यानी कि जैसे जैसे आपने उसको गैस के ऊपर रखा या बर्नर के ऊपर रखा, स्पिरिट लैम्प के ऊपर रखा, जो भी आपने हीट का मीडियम वहां पर यूज किया उसके थ्रू आप उसको हीट दे रहे हो, आपने ऊष्मा देनी शुरू की। और जैसे जैसे ऊष्मा दी वैसे वैसे इसका तापमान क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया। तो तापमान बढ़ना यानी आप निगेटिव में घटना, वैल्यू कम होती जाएगी। -6 है -5 होगा, समझ रहे हैं। यानी -6 की तुलना में -5 जो होगा वो ज्यादा गर्म होगा। तो गर्म हो रही है ना बर्फ। इसके बाद क्या होगा, -4, देन -3 डिग्री, -2, -1 डिग्री, ठीक है। इस तरह से तापमान बढ़ रहा है धीरे धीरे बर्फ, क्लियर है। इसके बाद एक स्टेज आती है जहां पर आप क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। और इस 0 डिग्री सेल्सियस से पहले क्या हो रहा था, जितनी आप ऊष्मा दे रहे थे वो सारा ऊष्मा से क्या हो रहा था, तापमान बढ़ रहा था। समझ रहे हैं, जितनी ऊष्मा आपने वहां पर बर्फ को दी उससे बर्फ का तापमान बढ़ गया, क्लियर है। तो दी जाने वाली जो ऊष्मा थी वो कहाँ चली गई, कहाँ उपयोग में आई, तापमान में, ताप में वृद्धि में, ओके, यहाँ उपयोग में आई, क्लियर। 0 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या देखते हैं, अभी तक बर्फ पिघली नहीं थी, बर्फ का सिर्फ तापमान बढ़ रहा था। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जो आप ऊष्मा दे रहे हो, ठीक है। अब आप ऊष्मा कंटिन्यूसली दिए जा रहे हो लेकिन आपका तापमान स्थिर है, 0 डिग्री सेल्सियस है। वही पूछ रहे हैं कि क्यों है, अब तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अब बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया। यानी कि अब क्या हो रहा है, अब अवस्था परिवर्तन हो रहा है और जितनी ऊष्मा आप दे रहे हो वो अवस्था में परिवर्तन में उपयोग में आ रहा है, क्लियर है। ये मैंने आपको समझाया था। इससे पहले आप जितनी ऊष्मा दे रहे थे वो ऊष्मा सिर्फ आपकी किस में जा रही थी, तापमान बढ़ाने में जा रही थी। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर चूंकि अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, बर्फ आपका पानी में बदल रहा है, इसलिए जितनी भी ऊष्मा आप दे रहे हो वो कहाँ जा रही है, अवस्था परिवर्तन में जा रही है। सेम कब, हीट, जब आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर बर्फ की जगह आप पानी ले लेते हो, पानी को आप तापमान देना शुरू करते हो। सपोज आपका पहले 30 डिग्री सेल्सियस पे पानी था, धीरे धीरे आपने उसको तापमान देना, ऊष्मा देनी शुरू की तो तापमान बढ़ेगा उसका। तो आपका 30 से 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान आता है। 100 से पहले जितना टेम्परेचर था वहां पर जितनी ऊष्मा आप दे रहे थे, यानी गैस पर आपने लगातार रखे हुआ है बर्तन को, तो जितनी भी ऊष्मा उसको मिल रही है सब कहाँ जा रहा है, उस पानी का तापमान बढ़ाने में जा रहा है, ठीक है, जितनी भी ऊष्मा आपने दी। एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि जो भी आप ऊष्मा दे रहे हैं वो अवस्था परिवर्तन में जाएगी, यानी अब आपका पानी भाप में परिवर्तित होना शुरू करेगा। और जब तक पानी पूरा भाप में परिवर्तित नहीं होगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान स्थिर रहेगा, ओके। सेम यहाँ पर भी होगा, जब तक आपकी पूरी बर्फ पिघलेगी नहीं आपका तापमान स्थिर रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हम लोगों ने बात की, ठीक है। सो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस। जब हम अवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं तो उस टाइम पर आप किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस मैटर यूज हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एट दिस पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, ओके।
क्या होता है, अब इस बर्फ की बात कर रहे हैं हम, एक बर्फ के टुकड़े में देखेंगे तो बर्फ पानी के कण होंगे यानी जल के कण हैं, और वो आपस में अट्रैक्शन फोर्सों से यानी आपका अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल से क्या होंगे, जुड़े हुए हैं। तो उस आकर्षण बल को तोड़ेंगे तभी वो अपनी अवस्था में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो वो ऊष्मा कहाँ रिक्वायर्ड हो रही है, उसकी आवश्यकता कहाँ हो रही है, उस बल को तोड़ने। समझ रहे हैं, जब वो बल टूटेगा तभी आपका बर्फ पानी में परिवर्तित होगा। दिस एक्स्ट्रा हीट इज acquired by the molecules in the form of hidden heat called latent heat to change from one state of matter to the other state. Okay, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी भी ऊष्मा दी गई है, चूंकि वो अवस्था परिवर्तन में जा रही है, तो उसी को आपका क्या कहा जा रहा है, गुप्त ऊष्मा कहा जा रहा है, चाहे वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो या फिर आपका गलन की गुप्त ऊष्मा होगी। ओके, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा इसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है, यानी अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त हो जाती है। ओके, अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, यानी कि या तो वो गलन की गुप्त ऊष्मा होगी बर्फ से पानी के केस में, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगी जब पानी से आपका भाप बन रहा है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कूलर होते हैं वो गर्मियों में आपका ज्यादा ठंडी हवा दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, हॉट ड्राई डे, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन अच्छे से हो रहा है इस वजह से। ओके, सो द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली। कूलर की जो बाहर की जो वॉल है उस पर कंटिन्यूअसली आप पानी का सप्लाई करते हैं। दिस वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर, क्योंकि बाहर आप क्या कह रहे हो कि बहुत गर्मी है मौसम में, तो वो शुष्क या ऊष्मा जो बाहर है उसके कारण से जितना पानी आप उस पर स्प्रिंकल कर रहे हो यानी कि छिड़क रहे हैं, वो उसी टाइम पर इवेपोरेट हो जा रहा है यानी वाष्पीकृत हो रहा है। इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ कूलर, दिस कूल एयर इज सेंट इन द रूम बाय द फैन। ठीक है, क्या हो रहा है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता आ रही है क्योंकि उसके अंदर ठंडक आ गई है, तो उसके द्वारा जितनी भी हवा भेजी जाएगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी। क्लियर, तो ये भी आपका वाष्पीकरण पर ही काम कर रहा है। ठीक है, गर्म और शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, तो गर्म और शुष्क दिन में वायु में नमी कम होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है, तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट यानी मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों में आपका जो मिट्टी का घड़ा है वो पानी को ठंडा किस प्रकार से कर रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि आपका कोई मटका है, सपोज ये आपका मटका है, ठीक है, मटके में आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मिट्टी से बना हुआ है, उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे। सपोज यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र हैं, पूरी सरफेस पे होंगे मटके के, और मटके के अंदर आप क्या रख रहे हो, पानी रख रहे हो, ये आपने पानी रखा। क्लियर, जो छोटे छोटे छिद्र होंगे उससे रिस करके ये पानी बाहर को इस सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सरफेस पे आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई है, पानी की बूंदें हैं छोटी छोटी, इन पानी की बूंदों को इवेपोरेट होना यानी वाष्पीकृत होना। ठीक है,
वाष्पीकृत के लिए होने के लिए ये क्या करेंगी, इनको अपना तापमान बढ़ाना होगा, यानी कि इनको हीट चाहिए, कहीं से ऊष्मा चाहिए। ये कहां से लेते हैं, ये जो अंदर का पानी है यहां से ऊष्मा, ठीक है, यहां से ऊष्मा बाहर जाती है, समझ रहे हैं। मिट्टी के मटके के अंदर जो पानी है उस पानी से जो ऊष्मा है वो बाहर को जा रही है सरफेस पे, जो उसकी क्या है वॉल्स है, आप बोल सकते हो मटके की, और ये इस ऊष्मा को पाक कर क्या हो रहे हैं, वाष्पीकृत हो रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोला हमने, मटका है उसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, मटके के अंदर चूंकि पानी रखा हुआ है वो पानी उन छिद्रों से रिस करके बाहर आ रहा है सतह पर, या मटके की दीवार पर आ गया है बाहर, और वहां से उसको वाष्पीकृत होने के लिए ऊष्मा चाहिए। वो ऊष्मा या गर्मी जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो, वो ऊष्मा वो कहां से लेता है, अंदर वाले पानी से लेता है। क्योंकि अंदर वाले पानी से ऊष्मा बाहर चली गई है, गर्मी बाहर चली गई है, तो अब आपका पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो मटका होता है वो ठंडा पानी रखता है, ठीक है। द अर्थन पॉट इज पोरस विद लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट, ठीक है। ये कैसा होता है, पोरस होता है, यानी इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। द वाटर ऊजेज आउट थ्रू दीज पोर्स एंड द वाटर गेट्स इवेपोरेट, ठीक है। ऊजेज आउट का मतलब क्या है कि पानी जो है वो मटके के अंदर से रिस करके बाहर आ रहा है, और अब उसको इवेपोरेट होना है एट द सरफेस ऑफ द पॉट, देयर बाय कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट। वो वहां से इवेपोरेट होगा, जिसके पश्चात शीतलता का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस मेक्स द पॉट कोल्ड एंड द वाटर इनसाइड द पॉट कूल्स बाय दिस प्रोसेस, ओके। इससे क्या होता है, मटका आपका ठंडा हो गया है, या आप क्या कहेंगे उसके अंदर रखा हुआ पानी ठंडा हो गया, ठीक है। तो गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके और घड़े शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में लेता रहता है, ठीक है। यह प्रक्रिया चलती रहती है चूंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके यानी कि घड़े का जल ठंडा हो जाता है। क्योंकि घड़े का जितना अपना टेम्परेचर था यानी कि ऊष्मा थी, और जितना आपका घड़े के अंदर के पानी की ऊष्मा थी वो सारा वाष्पीकरण में प्रयोग में आ गया है, इसलिए अभी जो घड़े के अंदर पानी है और जो घड़ा है वो दोनों का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये दोनों ठंडे प्रतीत होंगे। क्लियर, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन रख रहे हैं, पेट्रोल रख रहे हैं या परफ्यूम रख रहे हैं तो हमें ठंडक का एहसास क्यों हो रहा है। तो सेम यही, ये भी आपका वाष्पीकरण की घटना पर कार्य करता है, इसलिए आपको ये कैसा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ओके। तो आपका क्वेश्चन है व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। यानी कि आप अपनी हथेली पर एसीटोन रख रहे हैं या पेट्रोल रख रहे हैं या परफ्यूम रख रहे हैं, आपको ठंडक का अनुभव क्यों हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भी आपका वाष्पीकरण की घटना पर कार्य कर रहा है, और वो सारी चीजें जिनको आप अपनी हथेली पर रख रहे हैं वो वाष्पित हो रही हैं, और वाष्पित होने के लिए हमारे शरीर से ऊष्मा का उपयोग कर रही हैं, इसलिए उनका क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, ठीक है, और हमें शीतलता का अनुभव हो रहा है। एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम इवेपोरेट व्हेन दे केम इनटू कांटेक्ट विद एयर। ये सभी हवा के संपर्क पर आने पर क्या हो जाती हैं, वाष्पीकृत हो जाती हैं। द इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग सेंसेशन इन आवर हैंड्स। और यही इवेपोरेशन यानी जो वाष्पीकरण हो रहा है इन सभी द्रवों का, ये हमारी हथेली पर या हाथ पर ठंडक का प्रभाव छोड़ रही है, ओके। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जहां से भी ऊष्मा को या अवशोषित करेंगे उस एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाथ से ये हमारी ऊष्मा को ले रहे हैं,
जो भी आपने लिक्विड यहाँ पर डाला है वो ऊष्मा को हमारी हथेली से या उसके आसपास के एरिया से अवशोषित कर रहा है, इसलिए हमारे हाथ में कैसा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। ओके, और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है। और हमने ये चैप्टर में भी पढ़ा था, जहां पर हमने वाष्पीकरण पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग इट्स पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि वाष्पीकरण से कूलिंग इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है, ये भी हमने अच्छे से स्टडी किया था। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। ठीक है, आप प्लेट से जल्दी से किसी भी गर्म जो आपका पेय है, चाहे वो चाय है, दूध है, कॉफी है, कुछ भी है, उसको जल्दी से पी लेते हैं, जबकि कप से आपको उसे पीने में थोड़ा कठिनाई होती है। क्यों? तो आपने पढ़ा था कि प्लेट की सतह का आपने सतह क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था जब वाष्पीकरण पढ़ रहे थे। तो वाष्पीकरण की दर जो होती है वो बढ़ जाती है जब भी आप किसी का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। सेम आपने वही किया, जब आप प्लेट की बात कर रहे हो तो प्लेट का सरफेस एरिया ये है आपका सतही क्षेत्रफल। जब आप कप की बात कर रहे हो तो कप का सेम आपका सरफेस एरिया कम हो गया है। ठीक है, इतने ही सरफेस से वाष्पीकरण होगा। इस केस में सरफेस एरिया बढ़ गया है तो वाष्पीकरण तेजी से होगा। जितनी जल्दी से वाष्पीकरण होगा उतनी जल्दी आपकी ठंडक वहां पर आपको महसूस होगा या ठंडा हो जाएगा। तो प्लेट में क्योंकि वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है, सतही क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए ये ठंडा हो जाता है, इसलिए आप जल्दी से पी रहे हैं। कप में सरफेस एरिया यानी कि सतही क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण तेजी से नहीं हो रहा है। क्लियर है? इसीलिए आप तेजी जल्दी से नहीं पी पा रहे हैं। ओके, तो आंसर है आपका टी इन अ सॉसर हैज लार्जर सरफेस एरिया देन इन अ कप। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर विद इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। द कूलिंग ऑफ टी इन समर टेक्स in saucer takes place sooner than in a cup. Hence, we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup. Okay? तो कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल जो मैंने आपको बताया ये कप की अपेक्षा ज्यादा है। ठीक है, अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतनी जल्दी से होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। ओके, तो बस इतना ध्यान रखना है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है, कप का सतह का क्षेत्रफल कम है, वाष्पीकरण देर से होगा, वाष्पीकरण देर से होगा तो ठंडक देर से महसूस होगी। प्लेट का क्षेत्रफल अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक होगा और आपकी जो चाय दूध जो भी है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, इसलिए आप उसको जल्दी से पी पाएंगे। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर। हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? तो हम गर्मियों में हल्के रंग के और आपके जो सूती कपड़े होते हैं वो पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि उनसे वाष्पीकरण आपका तेजी से हो जाता है। तो वी शुड वेयर लाइट कलर कॉटन क्लोथ इन समर। हमको हल्के रंग के सूती कपड़े गर्मियों में पहनने चाहिए। लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट। हल्के रंग के कपड़े क्योंकि ये प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, क्योंकि आप समर की बात कर रहे हो, गर्मियों की, तो बहुत ज्यादा तेज धूप होती है, सूर्य का प्रकाश बहुत तेजी से आता है। तो वो सारा जो हल्के रंग के कपड़े होंगे वो प्रकाश का परावर्तन कर देंगे। कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इट हैज पोर्स इन इट। सूती कपड़े क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं विच एब्जॉर्ब स्वेट, जो क्या करेंगे, पसीने को सोख लेंगे, एंड अलाउज द स्वेट टू इवेपोरेट फास्टर देयर बाय गिविंग कूलिंग इफेक्ट। और क्या करेंगे, क्योंकि आपका कपड़ों में सारा स्वेट आ जाएगा तो वो उसको इवेपोरेट करेंगे। और क्योंकि आपको पता है इवेपोरेशन से आपको कैसा शीतलता यानी कि ठंडक महसूस होती है। तो हमें गर्मियों में हल्के रंग के, जैसे व्हाइट कलर बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है, इसके अलावा जितने भी आपके हल्के रंग के कपड़े होते हैं और कॉटन के सूती कपड़े आपको पहनने चाहिए। ओके, गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए।
हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिसमें पसीना अवशोषित हो जाता है और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। ओके, इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द डिग्री सेल्सियस स्केल। तो आपको ये जो टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जब भी केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो केल्विन में से आप -273 कर देंगे। ओके, तो 293 केल्विन आपको दिया गया है, तो इसमें से आप 273 माइनस कर देंगे तो आपको 20 डिग्री सेल्सियस मिल गया। 470 केल्विन है, इसको इनटू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपने 470 से 273 को माइनस कर दिया। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए तापमान, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, डिग्री केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो डिग्री केल्विन में जो आपका टेम्परेचर है उसमें से माइनस कर देंगे 273। क्लियर है? तो जब भी आपको तापमान मिलेगा जो भी वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। सेम अगर आपको डिग्री सेल्सियस को बदलना है डिग्री केल्विन में तो ठीक इसके ऑपोजिट कर देंगे। यहाँ पर आपने 273 घटाया है, यहाँ पर आप वही 273 ऐड कर देंगे, प्लस डिग्री सेल्सियस में जो तापमान दिया गया होगा, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस का मतलब जो तापमान आपका डिग्री सेल्सियस में, उसमें आप 273 ऐड कर दोगे तो जो तापमान आपको यहाँ पर मिलेगा वो डिग्री केल्विन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, डिग्री केल्विन में टेम्परेचर था उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, तो जो डिग्री केल्विन का तापमान है उसमें से आपने 273 घटा दिया है, तो इस प्रकार से 273 माइनस करने पर आपको दोनों वैल्यूज मिली। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस के आंसर को जाना, और इसी प्रकार से अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आपको उसका उत्तर ऐसे ही लिखना है। ओके, अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों के साथ आएंगे, कुछ और नई बातें सीखेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।